हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। फ्रेंड्स, आज हम इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे कि इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है और ये कैसे वर्क करता है। सो लेट स्टार्ट। हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर में मेन टू पार्ट्स है, स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर को ही हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। मीन्स यहाँ पर ही हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेटर है, स्टेटर में हम क्या करेंगे 3 फेज सप्लाई देंगे। इसके बीच में जो रोटर रखा होता है उसमें हम किसी भी तरह की कोई सप्लाई नहीं देते हैं। इसीलिए इंडक्शन मोटर को सिंगली एक्साइटेड मोटर भी कहा जाता है। स्टेटर में जो हम वाइंडिंग करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग जो हम स्टेटर में करते हैं, ये जो वाइंडिंग होते हैं, ये यहाँ देखिए, ये 3 फेज की वाइंडिंग है। तो जो वाइंडिंग होती है इनकी, जो यहाँ पे 3 फेज वाइंडिंग होती है, इन वाइंडिंग के सभी की नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल होने चाहिए और यहाँ पर इक्वली सप्लाई अप्लाई करते हैं हम। तो ये जो वाइंडिंग होती है स्टेटर की, ये क्या होती है, ये जो वाइंडिंग होती है, तीनों वाइंडिंग यानी सिंगल सिंगल सिंगल, तो यहाँ पे 3 फेज वाइंडिंग हो गई। तो इस वाइंडिंग के बीच में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट होता है, यानी हर एक वाइंडिंग, जो ये 3 फेज की वाइंडिंग यहाँ देखिए, देखो A1 A2 एंड A3, तो यहाँ पे जो 3 फेज की जो वाइंडिंग होती है, इन वाइंडिंग को हम इस तरह से यहाँ पे प्लेस करते हैं, यानी इस तरह से यहाँ रखते हैं कि इस वाइंडिंग के बीच में 120 डिग्री का क्या होगा, फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। अब यहाँ जब हम यहाँ पे वाइंडिंग कर दी, अब इस वाइंडिंग में हम जो सप्लाई देते हैं वो कौन सी सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। ये याद रखना कि हम स्टेटर में ही 3 फेज सप्लाई देते हैं, रोटर में किसी भी तरह की सप्लाई हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो जब हम यहाँ पर ये देखिए 3 फेज सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई की जो वेव फॉर्म है वो इस तरह से ड्रॉ होती है। ये कैसे ड्रॉ होती है वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो हम 3 फेज की जो सप्लाई देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर इस वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर जो फ्लो होने वाली करंट है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो यहाँ पर जब हम 3 फेज सप्लाई यानी वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ V/R की वजह से यहाँ पर एक करंट फ्लो होना शुरू होती है। और ये करंट भी कैसे फ्लो होगी, जब 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पर जो करंट जो डेवलप होगी, या जो करंट जो प्रोड्यूस होगी, वो भी कैसे होगी, 3 फेज करेक्टरिस्टिक्स की ही करंट डेवलप होगी। उसके बीच में भी जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री, यानी जैसे ये R, ये Y और ये B है, तो इन तीनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो हम देखते हैं कि ये आपको दिखा रखा है कि ये स्टेटर है, ये बीच वाले शाफ्ट, ये रोटर और ये स्टेटर। स्टेटर पर यहाँ पे हमने स्लॉट कट करे हुए हैं और इन स्लॉट्स पर ही हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो हमें पता है कि जब हम सिंगल फेस अगर मोटर होती है तो उसमें हमारे पास में क्या होते हैं, 2 पोल्स जनरेट होते हैं। क्यों, क्योंकि एक S का काम करती है और एक N का काम करती है। तो ये 3 फेज सप्लाई है, तो 3 फेज सप्लाई में देखिए इस तरह से R, Y, B हम क्या करेंगे, 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट पर हम इसको वाइंडिंग को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, रखेंगे। तो ये वाइंडिंग क्या होगी, इस तरह से घूमती हुई वाइंडिंग आएगी। यहाँ देखिए R है, ये Y है, ये B है, तो यहाँ से ये रोटेट करती हुई इस तरह से आएगी, यानी इस वाइंडिंग को हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए तो ये R इस तरह से बनेगी, यानी यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ और यहाँ इसको वाइंडिंग को प्लेस करना पड़ेगा, यानी ये वाइंडिंग इस तरह से घूम के आएगी। देखो यहाँ से देखिए, ये इस तरह से घूम के आएगी, इस तरह से वाइंडिंग। ठीक है, जैसे ये R हो गई, ये Y हो गई, तो यहाँ पे देखिए ये Y इस तरह से ग्रीन वाले से जो बना हुआ है स्लोट्स, इस पे जो बाइंडिंग है वो इस तरह से घूम के आएगी, जैसे यहाँ पे येलो से शो कर रखा है। और ये ब्लू वाली है वो भी इस तरह से घूम कर आएगी। इसलिए यहाँ पे कितने पोल्स है, एक तरह से 6 पोल्स है। सिंगल फेस में कितने होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, तो 3 फेस में कितने हो रहे हैं, 6 पोल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये घूम कर आ रही है इस तरह से। जैसे ये एक वाइंडिंग हो गई, ये दूसरी वाइंडिंग होगी और ये तीसरी वाइंडिंग होगी। तो यहाँ तीनों वाइंडिंग में हम क्या करेंगे, 3 फेज देंगे। और यहाँ जो बाकी की जो सीरी है, यहाँ पे स्टार एंड डेल्टा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे कि हमें डेल्टा में कनेक्ट करना है या स्टार में कनेक्ट करना है। तो जो 3 फेज सप्लाई है, हमने देखा कि जो यहाँ पे 3 फेज सप्लाई देने की वजह से वाइंडिंग में 3 फेज करंट फ्लो होती है। और इस 3 फेज करंट के कारण ही यहाँ पे 3 फेज करंट जो प्रोड्यूस होती है, इसी के कारण यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ जनरेट होगा वो कैसा होगा, रोटेटिंग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब रोटेटिंग क्यों होगा, क्योंकि 3 फेज जो करंट की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है उसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो रोटेट करेगा। वो ये रोटेट कैसे करता है,
वो भी हम आगे देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए हमने एक सिंगल फेज की वेव फॉर्म ड्रॉ करी है। तो हम यहाँ जानते हैं कि जो एक वेव फॉर्म होती है वो कंप्लीट 360 डिग्री एंगल पर कंप्लीट होती है, और हाफ जो होती है वो 180 डिग्री पर होती है। कोई आपसे पूछ ले कि 180 डिग्री पर ही हाफ क्यों होती है, क्योंकि जो थीटा इलेक्ट्रिकल होता है वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्या होता है? थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए जो हाफ वेव फॉर्म बनती है वो बनती है 180 डिग्री, और अगेन हाफ भी बनती है 180 डिग्री की। पॉजिटिव भी 180 है, नेगेटिव भी 180। तो टोटल जो अगर आपको कोई पूछे साइकिल कितनी की होती है तो वो 360 डिग्री की होती है। इसी के अकॉर्डिंग इस मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी करता है, एक बार पॉजिटिव आता है एक बार नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी सप्लाई दी है, डीसी सप्लाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो एसी सप्लाई के कारण यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल बनती है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर साउथ एंड नॉर्थ पोल जनरेट होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट कैसे हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे जनरेट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा है उसको समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी करंट है, थ्री फेज की करंट है, उससे थ्री फेज जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो थ्री फेज करंट की वजह से ही थ्री फेज फ्लक्स जनरेट होगा। तो हम देखते हैं ये थ्री फेज सप्लाई होती है, वो देखो क्या होता है। ये हमने एक स्केल ली है जिसपे हमने नंबरिंग लिख रखी है। यहाँ पे आप 60 की जगह 30 भी लिख सकते हो, 30, 60, 90, 150 इस तरह से। ठीक है, और या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, 60, 90 कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 60 की लिया क्योंकि अगर 30 की लेते हैं तो स्केल बड़ी बन जाती है, 90 की लेते हैं तो कुछ ज़्यादा छोटी बन जाती है। तो 60 की जो हम लेते हैं उससे एक्यूरेट वेव फॉर्म बनती है, ना बड़ी ना छोटी। तो यहाँ पे हमने 60 की ली है, 60, 120, 180, 240, 300 इस तरह से हमने 60 की डिफरेंस में ये हमने क्या स्केल लिए। तो हमें पता है, यहाँ देखिए कि अगर हमने एक वेव फॉर्म 0 से स्टार्ट करी है तो कंप्लीट कहाँ होगी 180 पे, और अगेन ये फुली कंप्लीट होगी 360 पे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले रेड वाली ड्रॉ करी है। तो 0 से स्टार्ट हुई 180 पर, हाफ साइकिल आ गई एंड फुल साइकिल आ गई 360 डिग्री पर। अब हमें पता है, यहाँ सपोज करिए आर था, अब जो वाई है, आर और वाई के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होगा 120 डिग्री। तो जो नेक्स्ट जो वेव फॉर्म बनेगी येलो वाली वो 120 डिग्री से बनेगी। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया 120 डिग्री से, और डिफरेंस कितना होना चाहिए बीच में 180 डिग्री का। कितना होना चाहिए हाफ वेव फॉर्म में 180 डिग्री। तो जब ये 120 से बनी है तो यहाँ पे जो 180 का डिफरेंस होगा वो होगा 300 पे। कहाँ होगा 300 पे, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 300 के ऊपर 180 डिग्री। तो यहाँ से स्टार्ट किया और 300 पे ये हाफ बन गई, और कंप्लीट ये बनेगी 480 पर। इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये जो फुली बनेगी वो 480 पे। क्यों? क्योंकि ये 120 से स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर 300 पे 180 होगा, फिर अगेन 480 पर 180 होगा। तो ये येलो वाली इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी और आगे चलती रहेगी। नेक्स्ट है हमारी ब्लू। तो येलो और ब्लू के बीच में भी कितने डिग्री का एंगल है 120 डिग्री का एंगल है। तो ये यहाँ से 120 से बन रही है, तो 120 डिग्री का येलो और ब्लू में 120 डिग्री का डिफरेंस कहाँ से होगा 240 से। तो 240 से स्टार्ट होगी और उनके बीच में कितने में होती है एक हाफ साइकिल कंप्लीट 180 डिग्री में। तो यहाँ 240 से स्टार्ट हुई तो ये 420 पर हाफ साइकिल बन गई। फिर अगेन ये 420 से फिर अगेन 180 डिग्री के ऊपर कंप्लीट हो जाएगी, यानी 600 पर क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देखिए कि 120 से तो स्टार्ट हुई है येलो वाली, तो 120 से तो स्टार्ट नहीं होगी, कहीं ना कहीं से आगे से आ रही होगी। अभी पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट होगी, मीन्स ये पहले यहाँ से नेगेटिव आ रही, तो इसको हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। उसी तरह से ये जो ब्लू वाली लाइन है ये 240 से स्टार्ट हुई है, इसका मीन्स है कि यहाँ से बीच में से तो कहीं से स्टार्ट हुई नहीं, कहीं ना कहीं से तो आगे से बनी है, और उनके बीच में एंगल कितना हो रहेगा डिफरेंस, इसके बीच में हर एक के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई है 240 से, तो अगेन हम पॉजिटिव तो आ चुकी है, अब नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव के बीच में कितने डिग्री का होना चाहिए 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ से 180 डिग्री कहाँ आएगा 70 पर, और यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगी, इनिशियल तो और कहीं से आ रही, तो इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो ये आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि थ्री फेज की जो वेवफॉर्म होती है वो किस तरह से बनती है। इसी के अकॉर्डिंग हम ये बनाएंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी से हम देखेंगे कि ये इसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि जो फ्लक्स जो हमारा जनरेट हो रहा है आर वाई एंड बी का, इसको हम इक्वेशन में लिख लेते हैं
तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे कौन सी वेव फॉर्म आ रही है, आर वाली आ रही है। तो यहाँ पे लिखा हमने फाई आर फाई एम साइन ओमेगा टी। फाई एम है मैक्सिमम फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स, तो फाई एम साइन ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अभी हमने एंगल नहीं लिया, जीरो एंगल, ठीक है। और यहाँ पर फाइव आई, तो यहाँ पर 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। और जो ब्लू वाला फेस है, थ्री फेस जो है, ब्लू वाला जो फेस है उसमें कितने का फेज डिफरेंस था, 240 का। तो यहाँ पे लिख देंगे फाइव एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। इस तरह से हमारी ये वेव फॉर्म आएगी और इसी तरह से इसकी इक्वेशंस होगी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो हमारी वेव फॉर्म है उसको आप ध्यान से देखिए, ये आर है, ये वाई है एंड ये बी है। तो जो फेस वन है यानी फाई आर है, रेड वाली जो वेव फॉर्म है, इसका मैग्नीट्यूड देखिए आप, इसका ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पर देखिए आप 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम है। जब रेड वाला जब मैक्सिमम है उस कंडीशन में यहाँ देखिए नीचे की तरफ नेगेटिव वेव फॉर्म है। ये जो ब्लू और जो येलो है वो क्या है, वो उसका मैग्नीट्यूड देखिए आप, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है और वो नेगेटिव में है। तो इसको हम अब देखिए, ये हमने सबसे पहले इससे हम पता करेंगे कि किस तरह से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और कैसे ये रोटेट करेगा। तो देखिए यहाँ पे आर है, ये वाई है एंड ये बी है। हम आर वाले फेस की बात कर रहे हैं। जब आर वाली हमने वेव फॉर्म ली तब इसका जो मैग्नीट्यूड क्या है, हाई है कंपेयर टू ब्लू एंड येलो, कंपेयर टू ब्लू एंड येलो। यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स फाई आर है, यानी फाई आर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ज्यादा है किसके कंपेयर में, ब्लू एंड येलो के कंपेयर में। तो अब देखिए जो ये रेड यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, नेगेटिव। तो देखिए ये जो पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट में क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ ये येलो है, ये पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये येलो पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट में क्या होता है, नेगेटिव। ये ब्लू जो पॉजिटिव है इसके अपोजिट में क्या होगा, नेगेटिव। अब आप यहाँ वापस आइए, जब हमारी रेड वाली पॉजिटिव है यानी ये जब पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है उस कंडीशन में ब्लू एंड येलो जो है नेगेटिव में है और उसका मैग्नीट्यूड कम है। तो देखिए ये पॉजिटिव में है तो जो ब्लू और येलो जो है वो क्या है, नेगेटिव में है। कौन सा, ब्लू एंड येलो जो है वो क्या है, नेगेटिव में, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। तो यहाँ हमने ड्रॉ किया, देखो यहाँ से हमने रेड लिया, ये पॉजिटिव में तो ये पॉजिटिव, और ब्लू और येलो नेगेटिव में, उनका मैग्नीट्यूड कम है। तो यहाँ हमने लिखा ब्लू एंड येलो, इसका मैग्नीट्यूड कम है और ये नेगेटिव में है, और रेड वाला जो पॉजिटिव में है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह से हमने लिया सेकंड फेस है ना, ये येलो वेव फॉर्म जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब येलो वाली पॉजिटिव है उसका मैग्नीट्यूड हाई है, 1 है यानी मैग्नीट्यूड हाई है, उस कंडीशन में रेड और जो ब्लू है वो क्या है, नेगेटिव में है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। यहाँ से देख सकते हैं आप। जब क्या है, येलो की बात कर रहे हैं हम, जब येलो पॉजिटिव, देखिए येलो जब पॉजिटिव है उस कंडीशन में देखिए रेड और जो ब्लू है, रेड और ब्लू नेगेटिव में, यानी रेड और ब्लू क्या है, नेगेटिव में, रेड और ब्लू नेगेटिव में, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। तो यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे, येलो वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रेड और ब्लू का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है और नेगेटिव में, ठीक है। अब इसी तरह से हम थर्ड की बात कर रहे हैं। जो थर्ड वेव फॉर्म है, कौन सी वाली, ब्लू वाली, थर्ड फेज की जो वेव फॉर्म है वो कौन सी, ब्लू वाली है। तो ब्लू वेव फॉर्म है, उस समय ये पॉजिटिव है, उस ड्यूरेशन में जो हमारी येलो और जो रेड है वो क्या है, नेगेटिव है। यानी किसकी बात हो रही है, ब्लू की। जब ब्लू पॉजिटिव है उस समय रेड और जो येलो है वो नेगेटिव में है और उनका मैग्नीट्यूड कम है। देखिए यहाँ से ब्लू पॉजिटिव है तब रेड और येलो क्या है, नेगेटिव में है और उनका मैग्नीट्यूड कम है। तो यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया, ये तो हो गए ब्लू, ये ब्लू, और ये कौन सी, रेड और येलो जो है नेगेटिव में, रेड और येलो क्या है, नेगेटिव में है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, रेड और येलो नेगेटिव में है और इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो अब यहाँ से आप देखिए, इसे देखिए, सबसे पहले ये कहा था आर, यहाँ पे था जब आर पॉजिटिव था और ये दोनों नेगेटिव में थे, येलो एंड ब्लू नेगेटिव में थे, तब हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो कहाँ बना, स्ट्रेट लाइन था आर। जब हमारा येलो जो था, उस वेवफॉर्म येलो
वो जो था उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, उस कंडीशन में रेड और जो ब्लू है उसका मैग्नीट्यूड कम था, तब हमारी जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था वो इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा था। कौन सी डायरेक्शन में? वाई की डायरेक्शन में। उसके बाद में जो थर्ड वेव फॉर्म थी हमारी ब्लू वेव फॉर्म, जब ये पॉजिटिव थी तो रेड और येलो जो थे वो नेगेटिव थे और उनका जो मैग्नीट्यूड था वो कम था, इस तरह से। तो यहाँ से आप देखिए कि सबसे पहले हमारा मैग्नीट्यूड यहाँ आया, यानी फ्लक्स यहाँ था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये रिपीट होती रहती है। तो फिर ये वापस यहाँ ब्लू के बाद में रेड यहाँ पर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी बीच में नीचे ऊपर, बीच में नीचे ऊपर, फिर वापस बीच में नीचे ऊपर, इस तरह से रोटेट करता रहेगा, घूमता रहेगा। देखिए यहाँ से कि जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है, 3 फेज सप्लाई के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, एन एस ये जनरेट हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वेवफॉर्म की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार एन जनरेट हो रहा है, एक बार एस जनरेट हो रहा है, फिर एन, फिर एस। तो हर एक वाइंडिंग का, हर एक वेवफॉर्म का एक एन होता है, यानी नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। जैसे येलो का नॉर्थ एंड साउथ, ब्लू का नॉर्थ एंड साउथ, रेड का नॉर्थ एंड साउथ। तो ये क्या कर रहे हैं, इसके कारण यहाँ का जो मैग्नीट्यूड है, आर वाई बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, चेंज होता रह रहा है। एक बार आर का ज्यादा होगा, फिर वाई का ज्यादा होगा, फिर ब्लू का ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे जब आर का जब ज्यादा था मैग्नीट्यूड, तो उस कंडीशन में येलो एंड ब्लू का कम था। जब येलो का ज्यादा होगा तब आर एंड ब्लू का कम होगा, फिर ब्लू का ज्यादा होगा तो रेड एंड वाइट का जो होगा ज्यादा होगा। ठीक है, जब ब्लू का ज्यादा है तो रेड एंड येलो जो है वो कम होगा। तो इसी तरह से क्या हो रहा है कि रोटेट कर रहा है। एक बार जो फ्लक्स है वो यहाँ होगा बीच में, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर बीच में, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से रोटेट करता रहेगा, एक जगह नहीं रहता। इसका मतलब है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड पोल्स डज नॉट रिमेन इन अ फिक्स्ड पोजिशन ऑन द स्टेटर but go on shifting their position around the stator, so it's called rotating magnetic field। यानी ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है, ये रोटेट करता रहता है, यानी ये शिफ्ट होता रहता है, इसकी पोजीशन को ये शिफ्ट करता रहता है। इसी कारण से इसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर रहा है, एक सिंक्रोनस स्पीड से रन करता रहता है। इस सिंक्रोनस स्पीड को ही हम बोलते हैं एनएस, और एनएस का फॉर्मूला होता है 120 F/P। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर से रोटर के थ्रू के ऊपर आता है, किसके थ्रू, एयर गैप के थ्रू। यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लो फ्रॉम द स्टेटर टू रोटर थ्रू एयर गैप। तो एयर गैप के थ्रू ये क्या कर रहा है, रोटेट होता है। यानी यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है जब हम इस पे रोटर रखते हैं बीच में। यानी ये जो रोटर रखते हैं बीच में, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, घूमता रहता है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, घूम रहा है। अभी एयर गैप के थ्रू इस रोटर पे पहुंचता है और ये रोटर क्या करता है, इसको कट करता है, क्योंकि बीच में यहाँ पे रोटर रखा हुआ है। तब इसको एनएस को कट करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड को, घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। तब क्या होगा इसमें एक, और ये क्या है, रोटर शॉर्ट सर्किट है एंट्रिंग्स के द्वारा। ये शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब हमने ये देखा था कि जो मैग्नेट रिजल्टेंट जो फ्लक्स है, जो यानी तीनों जो वेव फॉर्म है, फाई आर, फाई वाई एंड फाई बी, जो तीन मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे जनरेट हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, घूमते रहते हैं। कहाँ घूमते रहते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड से एक यानी शिफ्ट करते रहते हैं अपनी पोजीशन को। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो रिजल्टेंट जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 3/2 φm, या इसको हम बोल सकते हैं 1.5 φf, यानी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है और यूनिफॉर्मली रोटेट करता है। तो इसको हम अगर इससे भी समझ सकते हैं कि जो हमने ये इक्वेशन ड्रॉ करी थी, फाई आर, फाई वाई एंड फाई बी, तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम ओमेगा टी की वैल्यू को, अगर इसको हम ये रख के भी प्रूफ कर सकते हैं कि चाहे हम ओमेगा टी की वैल्यू को 0 रखे, 30 रखे, 60 रखे, 90 रखे, 120 या 180, कुछ भी रखें, जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स जो फेजर सम जो होगा, इन तीनों का जो फेजर सम होगा, फाई आर, फाई वाई एंड फाई बी का, इनका जो फेजर सम होगा वो होगा 3/2 φm, जिसको हम बोल सकते हैं 1.5 φm। तो अगर हम इस ओमेगा टी की जगह 0 पुट करें तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फाई आर इक्वल टू कितना है, फाई एम साइन ओमेगा टी। उसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, ओमेगा टी की जगह 0 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फाई आर इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा की जगह 0 रखेंगे, तो यहाँ पे जो फाई आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, 0।
अब 5i की जगह हम 5i की इक्वेशन में लिखेंगे तो 5m साइन ओमेगा टी की जगह हमने 0 रखेंगे तो 0 माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5m साइन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ 5i की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5i इक्वल टू माइनस √3/2 5m। इसी तरह से यहाँ पे रखेंगे हम 0 तो 5b की जगह 5b की इक्वेशन में 5m साइन यहाँ पे लिखा 0 माइनस 240 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 240 डिग्री। तो यहाँ का जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी माइनस √3/2 5m। तो इनका जो फेजर सम करेंगे 5r 5i एंड 5b का, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स हमारे को मिलेगा 5r जो मिलेगा हमें रिजल्टेंट वो 3/2 5m मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से इसका मतलब ये है कि चाहे हम ओमेगा टी की वैल्यू कुछ भी रखें, चाहे 0 रखें या 30 रखें या 60 रखें, कुछ भी रखें, जो रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा 3/2 5m। तो यहाँ पे अगर आप 60 रख के देखते हो यानी थीटा की वैल्यू ओमेगा टी की वैल्यू अगर आप 60 डिग्री रखो तो 5r की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो 5r में यहाँ रखेंगे हम 5m साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3/2 5m। यहाँ पर अगर हम 5i की जगह यहाँ पे ओमेगा टी की जगह 60 रखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5m साइन कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे 60 रखेंगे तो माइनस 60 माइनस 126 माइनस 60। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी इक्वल टू माइनस √3/2 5m। इसी तरह से हम 5b की बात करें तो 5m साइन यहाँ पे 60 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 माइनस 240 डिग्री। तो कितना होगा 5m साइन 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री। ये 0 हो गया, ये कितना हो गया -3/2 और ये हो गया सॉरी यहाँ पे क्या आया था माइनस √3/2 5m और यहाँ पे क्या आया था √3/2 5m। तो इन तीनों का जो फेजर सम करेंगे तभी हमारा क्या आएगा 3/2। तो जब हम 60 रख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स 5r अपनी फर्स्ट पोजीशन में 60 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर हम 60 डिग्री रख रहे हैं तो 60 डिग्री से क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर हम 90 डिग्री रखेंगे तो 90 डिग्री से क्या करेगा क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर हम 120 डिग्री रखेंगे तो 120 डिग्री से क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर हम 180 डिग्री रखेंगे तो 180 डिग्री से क्लॉकवाइज मूव करेगा। सो दैट इट्स प्रूफ कि 3 फेज फ्लक्स का रिजल्टेंट फ्लक्स 3/2 5m या 1.5 5m जो कि कांस्टेंट होता है। बट ये जो फ्लक्स है वो किसकी स्पीड से रन करता है, सिंक्रोनस स्पीड से, यानी ns इक्वल टू 120 f/p स्पीड से रोटेट करता है। ठीक है, तो ये जो रोटेट कर रहा है ये हमने देख लिया कि क्या है, किस तरह से ये रोटेट हो रहा है। तो जो रोटेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस पर डिपेंड करता है, ये फेज सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। यानी यहाँ जो हम आर वाई बी इस तरह से जो फेज सीक्वेंस दे रहे हैं, सबसे पहले आर आया फिर वाई आया फिर बी आया फिर अगेन आर आया फिर वाई आया फिर बी आया, तो ये फेज सीक्वेंस पर डिपेंड करते हैं। यानी हमने जो सप्लाई दी है स्टेटर को आर वाई बी, तो ये किस तरह से डिपेंड कर रहा है। देखिए कि अगर हम किसी भी दो फेज को ये सीक्वेंस को चेंज कर दिया, यानी आर वाई बी की जगह आर वाई बी की जगह वाई आर बी कर दिया हमने, यानी किसी भी दो फेज की सीक्वेंस को चेंज कर दिया, जो मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो उसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। कैसी डायरेक्शन हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो ठीक है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करते हैं। किसी भी फेज को फेज यानी किसी भी दो फेज सीक्वेंस को चेंज करने पर जो मोटर होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, यानी वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू हो जाएगी। इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो फॉर्मूला होता है कि वो सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है ns इक्वल टू 120 f/p। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के। उसकी स्पीड जो होती है, जो रोटेट करने की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पर और नंबर ऑफ पोल्स पर। यानी नंबर ऑफ पोल्स की यदि नंबर ऑफ पोल्स को हम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगी, हमारी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी क्यों, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये पोल्स के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी सपोज करो किसी मोटर में, किसी भी मोटर में आगे यहाँ पर पोल्स की संख्या 4 है, क्या है, पोल्स की संख्या 4 है, और अगर उसको आपने 4 की जगह 6 कर दिया यानी पोल्स को बढ़ा दिया, तो यहाँ जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि जो पोल्स है
उस पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है, यानी पोल्स को बढ़ा देने पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, या फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देने पर सिंक्रोनस स्पीड जो होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वो बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।